Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about May Day. आज का दिन May Day है. 1st May को May Day मनाया जाता है, which is also International Labor Day. उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है जहाँ बात की जाएगी मे डे हिस्ट्री की, कैसे मे डे सेलिब्रेट किया जाना शुरू हुआ, भारत में इसकी शुरुआत किसने की, ये सब जरा देखेंगे। जो आइडिया हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये एस्से राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा जीएस पेपर 2 वगैरह में आप इंट्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे आज का दिन 1st May सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज आई सेड एज इंटरनेशनल लेबर या वर्कर्स डे। It is done in order to commemorate the contribution of workers in development of the world. Workers की मुख्य भूमिका है वर्ल्ड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, उसको कॉमेमोरेट याद करने के लिए इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि देयर हैव बीन सेवरल मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, ऑल्सो नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल, उसके पहले फर्स्ट इंटरनेशनल। तो ब्रीफली अभी जिन स्टूडेंट्स को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूँ उनको तो मैंने मार्क्स के आइडियाज बताए हैं कि हाउ मार्क्स प्रपोज साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्क्स से पहले भी द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म एग्जिस्टेड, बट इट वाज मार्क्स हु defined it in a very structured manner कि how socialism will come, what exactly it would mean, what it will lead to, where it will lead to. Socialism is a transitional phase, it will move to communism. And Marx gave these ideas in 1860s. 1860s and 70s, and Marxist ideas became very popular. And उसके बाद से there have been communist international groups who have been demanding that workers rights must be restored. और workers rights जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण डिमांड कि workers should not be forced or asked to work more than 8 hours a day. ये मुख्य डिमांड रहे। तो मार्क्सिस्ट आइडियाज जो है वो पॉपुलर हुए 1860s में। उसके बाद से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स बनाए गए, जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल, फिर उसके बाद सेकेंड इंटरनेशनल। उनकी हिस्ट्री थोड़ा आगे देखेंगे, बट ये जितने भी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसको आप सोशलिस्ट कांग्रेस कहते हैं, इनकी मुख्य डिमांड यही है कि वर्कर्स को 8 घंटे से ज्यादा काम ना कराया जाए। अगेन इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट थोड़ा लिंक करके देखिए। मैंने आपको कहा था कि आफ्टर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द सप्लाई ऑफ वर्कर्स वेयर लेस, आई एम सो सॉरी, द सप्लाई ऑफ वर्कर्स वेयर मोर एंड द डिमांड ऑफ वर्कर्स वेयर लेस, एंड दैट इज व्हाई द बार्गेनिंग पावर was not there with the workers, and thus they were forced to work for longer hours and that too at lower wages. तो इसी चीज को फिर एड्रेस करने के लिए 8 आवर्स ए डे वर्क करने, उससे ज्यादा उनको वर्क ना कराया जाए, इसकी डिमांड शुरू हुई। तो सेकेंड इंटरनेशनल का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, countries like Germany, France, England और US, they saw demand for reducing the work time from 12 to 15 hours a day to 8 hours. और इसके लिए कई सारे लेबर एसोसिएशंस बने इन डिफरेंट कंट्रीज with the continuous demand that workers should not be asked to work more than 8 hours a day. तो इसी डिमांड को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखने के लिए दुनिया भर में वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1864 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन बना फॉर ऑल सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो दुनिया भर के तमाम जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग थे, 1864 में उन्होंने मिलकर के एक ब्रॉडर अम्ब्रेला एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन लंदन, और इसको नाम दिया गया फर्स्ट इंटरनेशनल। बट फर्स्ट इंटरनेशनल वाज डिसॉल्व्ड, ब्रोकन in 1876 after some ideological differences, क्योंकि some of the labor organizations demanded some basic reforms कि वर्कर्स को 8 घंटे से ज्यादा ना काम कराया जाए, उनको मिनिमम वेजेस दिए जाए। बट some of the other organizations they demanded complete revolution, the spontaneous revolution जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वो डिमांड कर रहे थे। तो बेसिकली दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, खासकर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन राइज होने के बाद वर्कर्स को ज्यादा टाइम काम कराया जा रहा था जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएस में।
12 से 15 घंटे प्रतिदिन, संडे को भी छुट्टी नहीं होती थी। तो वर्कर्स को 8 आवर्स अ डे से ज्यादा काम ना कराया जाए, इसके लिए एसोसिएशन बनाए, ग्लोबल एसोसिएशन, लंदन में फर्स्ट इंटरनेशनल, बट 1864 में बना, 1876 में ब्रोकन अप हो गया बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और फिर बना सेकंड इंटरनेशनल इमर्ज्ड इन 1889। यहाँ पे फिर से दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने ये एक इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना की, जिसको कहा जाता है सेकंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। सेकंड इंटरनेशनल बिकॉज इट वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स क्लास। और इसी सेकंड इंटरनेशनल में ये फैसला किया गया कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाएगा और हर साल इस संकल्प को मजबूत किया जाएगा कि लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाए। इस दिन को हम लोग ये संकल्प लेंगे और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राइट रहेगा वो होगा कि लेबर्स को 8 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम ना कराया जाए। बट ये जो सेकेंड इंटरनेशनल है ये भी डिसॉल्व हो गया इन 1916 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अगेन एक बार जरा सा याद करो क्लास के कॉन्सेप्ट्स, मैंने आपको सिखाया है कि जो मार्क्स का आइडिया था सोशलिज्म, उसमें मार्क्स ने इस आइडिया को देते हुए ये भी कहा था, ही हैड गिवन कोट कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। And when he used the word religion, he did not mean only religion. He basically meant all manufactured ideas by humans, basically the capitalist class, the exploiter class, in order to exploit the weak worker class. आई जस्ट होप कि आपको बातें याद आ रही हैं क्लासरूम की। तो रिलीजन से के अलावा मार्क्स मेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ race, the concept of caste, all such identities have been imposed over us, manufactured. They are non-real. The only real identity of a person is that either the person is worker or capitalist, exploited or exploiter. तो होता क्या है कि इफ द सोशलिज्म आइडिया इज ऑन द राइज, सोशलिज्म आइडिया जब प्रोमिनेंट होता है तो सोशलिज्म इज नॉट socialism does not give respect to the concept of nationalism. Socialism believes in internationalism. Socialism, जो मार्क्सी सोशलिज्म है, it believes कि the national boundaries are arbitrary lines just created by few people, powerful people with vested interest in order to segregate people and make their superficial identity based on the nation stronger so that they keep on forgetting their real identity that they are worker and they are getting exploited. So Marxist socialist ideas are basically aligned with the concept of internationalism, international humanism. They don't segregate or distinguish or discriminate people on the basis of religion, caste, region, nationality or so. So that is why सोशलिज्म के आइडियाज प्रोमिनेंट थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। बट वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ तो आप ही जरा सोचिए वॉर क्यों लड़ा जाता है। वॉर तभी होता है दो देशों के बीच में, दो नेशंस के बीच में, जब दोनों देशों के बीच में हेट्रेडनेस ज्यादा हो। और जब एक देश के अंदर दूसरे देश के लिए हेट्रेडनेस ज्यादा होता है तो अपने देश के लिए नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स भी हाई होते हैं। सपोज कीजिए पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो गई तो हमारे देश में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हाई हो जाएंगे। तो वॉर के दौरान व्हेन नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर हाई, द सोशलिस्ट आइडियाज विच आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, which does not believe in national boundaries, which consider national boundaries are arbitrary, drawn by few people with vested interest in order to segregate people and rule over them. तो कहीं ना कहीं जब नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स हाई होंगे, वॉर के सेंटिमेंट्स होंगे, तो उस टाइम में सोशलिज्म कोलैप्स करेगा, नीचे जाएगा। और यही कारण है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 द सेकेंड इंटरनेशनल वॉज डिसॉल्व्ड। Same happened with the third international as well. Right after World War One, you know, in Russia, a revolution came, socialist revolution under leadership of Lenin. And then again under his leadership, Third International was created, an international organization with the aim of promoting labor interest worldwide and also socialist ideas worldwide. But the Third International also ended during World War II. So again, I said when
The nationalistic sentiments will be high, which are in general high during the wars. Then the socialistic sentiments start disintegrating. That happened again during the World War II. And Third International got dissolved, which was created in 1919, got dissolved in 1943. भारत के अंदर अगर इंटरनेशनल वर्कर्स डे की बात की जाए तो इसको पहली बार भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया 1923 में, आफ्टर द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान इनिशिएटेड द सेलिब्रेशंस. ऑन दिस डे कम्युनिस्ट लीडर मलायपुरम सिंगारेवेलु चेटियार आज द गवर्नमेंट दैट फर्स्ट मे शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल हॉलीडे, और उसके बाद से इसको मान लिया गया. तो बैंक हॉलीडे 1 मई को रखा जाता है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिनिएचर पेंटिंग. देखिए ये न्यूज मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से. न्यूज इज की मयूर कृष्णा गोगोई, डॉटर ऑफ पूर्वी चेटिया गोगोई हेलिंग फ्रॉम दिस गांव, हैज बीन प्रिपेयरिंग मिनिएचर पेंटिंग on a canvas of this feat. The news is not important from exam perspective. Yet मैंने सोचा कि मिनिएचर पेंटिंग पे एक प्रश्न कर लिया जाए, मेंस के क्वेश्चन कर लिए जाए, क्या पता सवाल आ जाए. मुझे पता है आपको क्लास में भी आर्ट एंड कल्चर में जरूर सिखाया गया होगा मेंस की क्लासेस में, बट एक बार फिर भी ये आंसर देख लेते हैं. तो क्वेश्चन इज हाउ मुराल पेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मिनिएचर पेंटिंग. ऑल्सो डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग फ्रॉम मुराल फॉर्म टू मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग. कब धीरे धीरे मुराल पेंटिंग के बाद मिनिएचर पेंटिंग का दौर आया, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मैंने सोचा यही क्वेश्चन मैं करवा देता हूं. तो सी मुराल पेंटिंग मीन्स पेंटिंग ऑन लार्ज वॉल्स. दे आर लार्ज वर्क, लार्ज वॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, दे आर जनरली इमूवेबल. बड़े वॉल्स पे किया जाता है तो मूव कैसे होगा. अजंता केव मुराल्स, कैलाशनाथ टेम्पल पेंटिंग इन एलोरा आर गुड एग्जाम्पल ऑफ इट. इसमें स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल होता है फ्रेस्को पेंटिंग का. मतलब मुराल पेंटिंग करने के लिए स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं फ्रेस्को, वेयर द फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर इज यूज्ड फॉर पेंटिंग. लाइम प्लास्टर बनाया जाता है, मतलब चूने का प्लास्टर लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, कुछ वेजिटेबल मेड कलर्स डाले जाते हैं. वेजिटेबल्स से डिराइव किए हुए कलर्स लाइम प्लास्टर में मिलाए जाते हैं और उससे फिर पेंटिंग की जाती है वॉल पे. इसको कहा जाता है फ्रेस्को टेक्निक विच इज यूज्ड ड्यूरिंग मुराल पेंटिंग. मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग कैसा होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, लाइक ऑन बुक स्क्रिप्ट समथिंग. तो एक कार्ड जैसे पे स्ट्रक्चर पे अगर पेंटिंग की जाए तो इसको कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग. तो यही है, ये देखिए आप एग्जांपल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. मुराल पेंटिंग वॉल पे होता है. इट इज डन ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स लाइक पेपर और क्लॉथ्स. मिनिएचर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मिनियम. मिनिएचर का मतलब ये मत सोचना कि छोटा, स्मॉल, ऐसा नहीं है. Miniature word is derived from the word minium, which means red lead paint, which is mainly used for miniature painting. अगर बात की जाए पेंटिंग की, जो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि कैसे पेंटिंग जो है इवॉल्व हुआ फ्रॉम मुराल टू मिनिएचर स्टाइल, तो इसी वन ऑफ द अर्लीस्ट, पहले तो मुराल पेंटिंग ही हुआ करता था, जैसे अजंता, एलोरा, बाग केव्स, सीता नवासल केव्स. तो अर्ली टाइम में 2nd सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी तक तो मेनली मिनिएचर मुराल पेंटिंग ही होता था, मोस्टली ऑन नेचुरल और रॉक कट केव्स. फिर धीरे धीरे मिनिएचर पेंटिंग का दौर आया, आप कह सकते हैं 750 एडी से. पाला जो रूलर्स थे ईस्ट इंडिया में, वहां से, बंगाल साइड में, वहां से फिर मुराल पेंटिंग का आप कह सकते हैं टाइम आया, दौर आया. पाला रूलर्स के बाद मिनिएचर पेंटिंग को फिर डिक्लाइन देखा गया. There was a rise of miniature painting and that led to decline of mural painting completely. और फिर 960 AD में मिनिएचर इन द वेस्ट वाज सपोर्टेड बाय चालुक्य डायनेस्टी. मुगल्स आए तो उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को खूब सपोर्ट किया, पैटर्नाइज किया. इनफैक्ट अकबर फॉर्मलाइज्ड मुगल मिनिएचर स्टाइल एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर मिनिएचर पेंटिंग. जहांगीर टुक मुगल मिनिएचर टू न्यू हाइट्स. तो after decline of Mughals, Rajputs of Rajasthan and Himachal Pradesh patronized miniature painting and its architects. Their genres are known as Rajasthani school and Pahari school. तो इतना आप याद रखिए, ये वाला प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ आए तो. मुराल पेंटिंग क्या होता है, मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, पहले दोनों बता देना है, फिर क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन कर देना है कि पहले मुराल पेंटिंग हुआ करते थे, फिर मिनिएचर आया. मिनिएचर ईस्ट में पहले पॉपुलर हुआ, फिर वेस्ट में चालुक्य द्वारा, फिर मुगल्स आए, फिर जहांगीर ने उसको खूब पॉपुलराइज किया, और फिर मुगल्स के डिक्लाइन के बाद
अभी वेस्ट इंडिया में राजस्थानी स्कूल और फिर हिली एरियाज में पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज क्वाइट प्रोमिनेंट. The next topic is about digital learning platform and courses. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially education sector. देखिए, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं आज आसाम ट्रिब्यून में आया है, तो ये कह रहा है कि आजकल डिजिटल लर्निंग के कई सारे नए नए सोर्सेज आ गए हैं जहां से आप पढ़ करके अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं. अब डिजिटल लर्निंग के दो तरह के सोर्स हैं. एक तो सिर्फ ओपन कंटेंट प्रोवाइडर जहां से आप जाएं और कुछ पढ़ लें, कुछ अपने ज्ञान को बढ़ा पाएं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ई पीजी पाठशाला है, शोध गंगा है. बट देर आर सम ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल जहाँ पे आप रजिस्टर करके फिर आप क्लासेज अटेंड करके टेस्ट देंगे और टेस्ट पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा. उसमें आते हैं स्वयं, एनपीटेल्स. इन पोर्टल्स के अंदर जो भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको कहा जाता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मूक. तो मूक पे प्रश्न पूछा जा चुका है. तो आई होप यू आर क्लियर बाय नाउ अभी तक कि डिजिटल सोर्सेज ऑफ एकेडमिक लर्निंग एक तो कुछ कोर्सेज हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज जिसको कहा गया मूक, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, और दूसरा हो गया ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर ओनली. ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे पहले जैसे मैंने आपको नाम बताया स्वयं का. स्वयं जो है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनपीटेल एंड आईआईटी मद्रास विद हेल्प ऑफ गूगल. The courses are taught in classroom from 9th till post graduation. तो इसमें 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप स्वयं पोर्टल पे लॉगिन करो, आपको दिख जाएगा अलग अलग कोर्सेज हैं 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के. एंड यूजीसी हैज डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज टू ट्रांसफर सम कोर्सेज ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म ओनली, कि कुछ तो आप स्वयं पे डाल दीजिए और अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि वहीं से जाकर के कोर्स कर लो, एग्जाम दे दो, सर्टिफिकेशन ले लो. सारे के सारे कोर्सेज क्लासरूम में कराने की जरूरत नहीं है. तो ये तो हो गया स्वयं पोर्टल. फिर एनपीटेल है. इट वाज established, this portal it established by 7 IITs of India along with Indian Institute of Science Bangalore. NPTEL and स्वयं फंक्शन इन इंटर रिलेटेड मैनर. तो दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं बट दो अलग अलग आप कह सकते हैं मुख्य प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं. फिर कुछ ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सिर्फ आप सीख सकते हैं लेकिन कोई कोड सर्टिफिकेशन नहीं है. उसमें है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अगेन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. दिस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक आप कह सकते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें कई तरह की किताबें अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल हैं. दिस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो ये एक नया मिशन भारत सरकार का नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए आईआईटी खड़गपुर ने. ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज टू मेक डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. इट हैज अबाउट 1.7 करोड़ कंटेंट्स, अलग अलग तरह के कंटेंट फ्रॉम मोर देन 160 सोर्सेज इन over 200 लैंग्वेजेस. देखिए, कई दफा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम करंट अफेयर सुनते तो हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनते तो हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं. आपको क्या करना है कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनिए और फिर महीने भर के बाद मंथली, जैसे आज हो गया 1 मई हो गया, तो पिछले 1 महीने का कंपाइलेशन हम लोग मंथली मैगजीन रिलीज कर देते हैं सॉफ्ट कॉपी. उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, अंडरलाइन वगैरह करके, हाइलाइटर लगा करके. फिर अगले महीने का यही कीजिए. मेरा बस आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप हर दिन बस सुनते रहें. तो साल के अंत में प्रीलिम से पहले 2 महीने पहले जो मैं करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स कराता हूँ, वहां पे जब मैं रटाऊंगा एक एक पीटी पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल चीजें, तो आपको रटने में थोड़ी आसानी होगी. जैसे मैं जानता हूं कि अभी मैं पहली बार बताऊंगा कि एक होता है ऑनलाइन कोर्स, एक होता है कंटेंट प्रोवाइडर, फिर स्वयं है, एनपीटेल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आपको समझ तो आया लेकिन आप भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद. कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, समझ के भूल जाइए. एक बार फिर से 1 महीने बाद मंथली मैगजीन से उसको पढ़ लीजिए. इससे मेरा काम आसान हो जाएगा आपको चीजें रिवाइज करवाने में. एक बार वापस से मुद्दे पे आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज. तो ये जो भी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, एनपीटेल या स्वयं,
इससे देखिए एजुकेशन तो काफी डेमोक्रेटाइज हुआ है, काफी सारे लोगों के पास कई सारे कोर्सेज काफी सस्ते दामों पे अवेलेबल हैं, एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज बिकमिंग द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस अबाउट और फॉर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बनता जा रहा है। बट मूक के मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मोटिवेशन इज ए बिग चैलेंज, और ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी देखी जाती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसा है, कुछ दिन क्लास अटेंड करते हैं, फिर मोटिवेशन लूज हो जाता है, क्योंकि टीचर के साथ जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उससे मोटिवेशन ज्यादा बना रहता है, दैट इज द फैक्ट। इसीलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक थोड़ा एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ता है अपने मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए। मोटिवेशन टू कंप्लीट द कोर्स इज लेस इन ऑनलाइन कोर्सेज। इमीडिएट डाउट रिजोल्यूशन तो हो नहीं पाता ऑनलाइन में। उसके अलावा मोर देन 90% ऑफ दोज हु साइन अप फॉर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज डू नॉट कंप्लीट द कोर्स। they they drop out even before the course. Interactivity and real life projects are not there in massive online open courses. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाउ टू बैलेंस द डाइकोटमी, मतलब हाउ टू बैलेंस सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेस टू ऑल। ये एक सिचुएशन समझिए, एक तरफ तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो उनको क्रिएट करने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए ही, तभी तो सस्टेनेबल तरीके से ऑनलाइन वीडियोस बनते रहेंगे। But at the same time, the courses have to be available to large number of people, ताकि लोग देख पाए, तभी तो एजुकेशन सिस्टम डेमोक्रेटाइज होगा। तो सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू ऑल हैज बिकम ए काइंड ऑफ डाइकोटोमस सिचुएशन, डिफिकल्ट टू बैलेंस। इसके लिए सजेशन आ रहा है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज में कॉन्सेप्ट लाया जाए फ्रीमियम मॉडल का। फ्रीमियम मॉडल मतलब सम कंटेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री, फिर नेक्स्ट लेयर ऑफ कंटेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद सम बेसिक फीस, उससे नेक्स्ट लेयर सम मोर फीस। इस तरीके से फ्रीमियम मॉडल लाया जाए विथ लेयर्ड अप्रोच, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और इन ऑर्डर टू एड्रेस द डाइकोटमी अराइजिंग ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेस टू ऑल। स्वयं के ऊपर यूपीएससी ने 2014 प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रिटिकल मिनरल समिट, जो हाल फिलहाल में हुई है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, मुझे लगता है कि इस पे प्रश्न सीधा सीधा आ जाएगा जीएस पेपर 3 मेंस में, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। मुझे लगता है ये साल 2024 में मैं दूसरी बार करा, बट आई बिलीव दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार ध्यान से सुनिए, जो वो स्टूडेंट जिनको इस बार मेंस देना है। क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न डे की जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इनके लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जो रिक्वायरमेंट है, जिन जिन एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो उनको क्रिटिकल इसलिए कहा जा रहा है, वाई दे आर कॉल्ड क्रिटिकल, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ट्रांजिशंस। भविष्य में जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, अगर उनको लाना है, उनको डेवलप करना है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रीयूजेबल बैटरीज और रिचार्जेबल बैटरीज, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, तो इन टेक्नोलॉजीज को भविष्य में लाने के लिए लार्ज स्केल पे दीज एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। उसके अलावा दीज मिनरल्स आर ऑल्सो फेसिंग द रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन, क्योंकि ज्यादातर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो चाइना के थ्रू सप्लाई होते हैं। चाइना इज वर्ल्ड लीडर इन सप्लाई ऑफ सच क्रिटिकल मिनरल्स, सो देयर कम्स द प्रॉब्लम। China, you know, cannot be relied, especially India cannot usually rely on China. तो इसी कारण से such critical minerals या critical elements coming from China always is associated with a risk of supply disruptions. तो इसी कारण से इसको क्रिटिकल कहा जाता है, दो कारणों से। एक तो ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है, और दूसरा इसका सप्लाई चेन को लेकर के हमेशा डिसरप्शन की संभावना बनी रहती है। क्रिटिकल मिनरल्स फॉर्म पार्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यू चेन, इंपॉर्टेंट जैसे क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए, एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स जैसे कि डिफेंस एप्लीकेशंस, परमानेंट मैग्नेट, सेरामिक्स बनाने में क्रिटिकल मिनरल्स का काम आता है। तो देखिए एग्जैक्टली कौन कौन से मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाए, ये इसका कोई ऑफिशियल सेग्रीगेशन है नहीं, बट बट अलग अलग देशों ने अलग अलग लिस्ट तैयार की है कि वो किन किन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं।
US has identified 50 minerals as critical. Japan has identified 31. भारत ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है एज क्रिटिकल मिनरल्स. वो 30 मिनरल्स ये हैं. और इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ दीज 30 क्रिटिकल मिनरल्स. और उसके लिए भारत ने कुछ इनिशिएटिव्स भी दिए हैं. जैसे एक कंपनी बनाई है PSU, सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शॉर्ट में उसका नाम है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करके वहां पे फिर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करे, एक्सट्रैक्शन करे. उसके अलावा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर है इंडिया. इट इज ए US लेड कोलैबोरेशन ऑफ 14 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी पार्टनरशिप है. इंडिया हैज साइंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप. तो अपना ये जो 30 मिनरल्स में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने के लिए भारत ने ये 3 तरह के मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं. अच्छा ध्यान रहे कि क्रिटिकल मिनरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेयर अर्थ एलिमेंट्स. रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स दैट आर इन द लैंथेनाइड सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल. आपने पीरियोडिक टेबल देखा है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है इन ऑर्डर विथ देयर, इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो लैंथेनाइड सीरीज ने टोटल 15 तरह के लैंथेनाइड्स, इनको लैंथेनाइड सीरीज इसलिए ये कहते हैं क्योंकि जो पहला इसमें एलिमेंट है वो है लैंथेनाइड. तो टोटल 17 केमिकल एलिमेंट्स, उसमें से 15 लैंथेनाइड प्लस स्कैंडिवियन एंड गैट्रियम आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. तो ध्यान देने वाली बात है कि सम ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल्स, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, सम ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल्स, बट ऐसा नहीं है कि ऑल द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स. And China has complete domination over or dominance over production of these rare earth elements as well. तो दोनों में ही चाइना की सुप्रीमेसी है. भारत क्रिटिकल मिनरल्स में अपने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स ले चुका है. हाल फिलहाल में इसी डायरेक्शन में क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2 दिन का क्रिटिकल मिनरल समिट भी ऑर्गेनाइज कराया with the theme enhancing beneficiation and processing capabilities. Next article is about targeting Olympic podium scheme, TOPS scheme. ये GS पेपर 2 गवर्नेंस में काम आ सकता है, नहीं तो कहीं पासिंग रेफरेंस में आप लिख सकते हैं. देखिए भारत ने टॉप्स स्कीम, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने टॉप स्कीम से अनाउंस किया था 2014 में. इसका मुख्य पर्पस है कि भारत के जो एथलीट्स हैं उनका ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाए. इसके लिए फंड आता है फ्रॉम नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड एंड खेलो इंडिया स्कीम. तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है? एथलीट्स को कस्टमाइज ट्रेनिंग दी जाती है फ्रॉम टॉप कोचेस एंड वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस. दे आर आल्सो गिवन असिस्टेंस फॉर बाइंग स्पोर्ट स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं. उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ मिलता है, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल ट्रेनर्स. उसके अलावा उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस भी मिलते हैं कुछ. तो इस तरीके से टॉप्स स्कीम के अंतर्गत एथलीट्स को हेल्प किया जाता है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके. जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आर्चर दीपिका कुमारी हैज नाउ जॉइंट टॉप्स स्कीम, बट मैंने फिर भी इसलिए कवर करा दिया कि आपसे ऐसा मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टॉप्स स्कीम एंड व्हाट हैव बीन इट्स बेनिफिट सो फार. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का ओलंपिक्स में प्रदर्शन खराब क्यों है, व्हाई परफॉर्मेंस हैज बीन पुअर, व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो आंसर वुड बी टॉप स्कीम. देखिए टॉप स्कीम का अब फायदा धीरे धीरे दिख रहा है. 2014 में शुरू किया गया टॉप स्कीम. 2021 वाला जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें भारत को 7 मेडल मिले. नीरज चोपड़ा बिकेम फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स इन मेन जैवलिन थ्रो इवेंट, ये तो आप जानते ही हैं. PV सिंधु को ब्रोंज मिला एंड विद दिस शी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स. भारत की जो पैरालंपिक्स टीम है इट बैग 19 मेडल्स एट टोक्यो पैरालंपिक गेम्स विच इज हाईएस्ट टैली इन ए सिंगल एडिशन. कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था फैमिली ऑफ बेगर्स वाली पेंटिंग राजा रवि वर्मा की, मणिपुर संकीर्तन को लेकर के पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.